आप ये बात मानेंगे क्योंकि मैंने पूरे ये केसेस जो आपने इंसिडेंट शेयर किए, कहीं न कहीं एक जो हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है, उससे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो एडल्टरी है, लिव इन रिलेशंस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, क्या उसके कारण पुरुषों के साथ गलत होना बढ़ गया है? मेरी जो फाउंडेशन है एकम न्याय फाउंडेशन, उसका हम लोग फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो एक रिसर्च रिपोर्ट जो है रिलीज़ करने वाले हैं। और थ्रू माय ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉन्शियस हूँ और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ कि हम रिसर्च फील्ड में कुछ ऐसे काम करें जो किसी ने नहीं करे और ख़ासकर हुए भी नहीं है। जहाँ पे इंडिया में पुरुषों के ऊपर रिसर्च की बात आती है तो वो, मैं अगर उसको ज़िल्च बोलूँगी या निल बोलूँगी तो कोई दो राय नहीं होगी। कोई रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ पुरुषों के साथ क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है, कोई रिसर्च नहीं करता है। तो एकम न्याय फाउंडेशन के थ्रू हम लोग अपनी एक फर्स्ट रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे आने वाले दिनों में। 2023 में 310 मर्डर हुए आदमियों के, जो उनकी पत्नियों ने करे अपने प्रेमी के साथ मिलके। तो एक्स्ट्रा मैरिटल जी अफ़ेयर मेरा जो जी, पहला बिल्कुल पॉइंट है वो यहाँ पे टिक बिल्कुल होता है। बिल्कुल। ब्रूटल मर्डर्स, कहीं पे बॉडी के पार्ट्स कर दिए, कहीं पे जिंदा उनको जला दिया, कहीं पे गला घोट दिया और उसके बाद ये दिखाया कि इसको तो करंट लग गया है, कहीं पे बॉडी को घर में गाड़ दिया और महीनों तक पता ही नहीं चला, कहीं पे मर्डर करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर से। तो बड़े बड़े, मतलब ये 310 जो कहानियां हैं अपने आप में हर एक जो है एक्सेप्शनल केस है। और मेजॉरिटी जो केसेस हैं उसमें महिला ने अपने पुरुष मित्र के साथ जो है अपने हस्बैंड का सफाया करवा दिया। उसके बाद लगभग 500 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पुरुषों ने आत्महत्या कर ली अलग अलग कारणों के वजह से। उसमें भी अडल्ट्री टॉप है। लगभग 250 केसेस हैं 500 में से जहाँ पे अडल्ट्री की वजह से, पत्नी की अडल्ट्री की वजह से पुरुष ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अडल्ट्री जो है समाज में अनरेस्ट ला रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है कि ये सिविल ऑफेंस है। हम लोग एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे पहले इसको क्राइम समझा जाता था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उसके ऊपर रैशनैले जो भी रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोर्ट्स को उसके आफ्टर मैथ्स जो है, और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि महिलाएं अडल्ट्री करती हैं, पुरुष भी अडल्ट्री करते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो जिनकी इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ज़रूरी है एक बार सोचना समझना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में अडल्ट्री के ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर देना सही था या नहीं था। क्या उसको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए था? क्या उसको, जो इंसान गलत कर रहा है उसी को आप एक छोटा सा पेनल्टी या फाइन अगर रखें, लेकिन एकदम सिरे से उसको, आज के टाइम पे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे शादीशुदा लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अदालत में जाके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि हमारे को प्रोटेक्ट करो। शादीशुदा आदमी है, उसकी पत्नी और बच्चे हैं, वो लिव इन में रह रहा है किसी महिला के साथ और वो दोनों जाके कोर्ट में प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। या महिला है, शादीशुदा महिला है, वो लिव इन में जाके रह रही है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे शादीशुदा महिला है, लिव इन में रह रही है और मेंटेनेंस अपने पति से मांग रही है। ये भी तो मेरा एक क्वेश्चन है। तो मतलब अजीबो गरीब, मतलब हम लोग ताना बाना बना रहे हैं अपने समाज का। और ये सोचना कि क्राइम्स जो है इस चीज़ की वजह से नहीं होंगे, ये बहुत गलत है। मतलब मैं लिव इन के बारे में भी आपसे डेटा पूछूंगी क्योंकि एक कंसेंशुअली जो एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहने लग जाते हैं, क्या वो भी क्राइम रेट को बढ़ाने, क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पिछले जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें मैंने बहुत क्लियरली जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया है, बहुत कॉमन है ये लिव इन के जो क्राइम केसेस हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्या इसकी वजह से भी पुरुष बहुत वल्नरेबल हो गए हैं लिव इन रिलेशंस में आने की वजह से? फिर मैं डेटिंग ऐप्स पे आऊँ। स्मृति, मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से पुरुष वल्नरेबल नहीं हो गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स की वजह से शादी एज एन इंस्टीट्यूशन वल्नरेबल हो गई है। लोग शादी ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो अब शादी नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका रीज़न
मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि जो डिवोर्स है वो इतना मुश्किल है, शादियों में इतने पचड़े हो गए हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग देख लें, उसके बाद शादी में हम लोग जाएं। लेकिन जहाँ पुरुषों की वल्नरेबिलिटी आती है वो यहाँ पे आती है कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे दो वयस्क लोग, दो अडल्ट लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, और मूव इन मूव आउट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि बनी तो ठीक है और अगर नहीं बनी तो ओके टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं हो रहे हैं जहाँ पे अपनी सहमति से सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो है पुरुष के ऊपर रेप का केस लगा दिया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने तो मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ रेप किया है, और बचाए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, बजाय कि सब कुछ सहमति से हुआ हो, लेकिन उसके बाद पुरुष के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अभी एक बड़ा पॉपुलर सा केस बॉम्बे से ही दोबारा से आया था, जहाँ पे एक आदमी के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया महिला ने, जो जिसका एक बच्चा भी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो इमेच्योर नहीं है, वो समझ सकती है, अपनी अच्छाई बुराई के बारे में समझ सकती है, अपनी कंसेंट के बारे में समझ सकती है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है उसके बारे में समझ सकती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जाती है, फिर इस बंदे से 25 लाख रुपए की डिमांड करती है, और फिर वो जब नहीं उसको अग्री करता है तो रेप केस लगा देती है। तो इन जनाब के एडवोकेट ने जो है कोर्ट में फिर एक लिव इन एग्रीमेंट दिखाया कि ये देखिए जनाब, इनके बीच में प्रॉपर एक लिव इन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, और ये रेप का मैटर नहीं है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप का मैटर है। तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लिव इन में या कंसेंशुअल अफेयर्स के बाद जो है आदमी के ऊपर रेप का झूठा एलिगेशन लगा दिया जाता है। ये भी है, और क्योंकि लिव इन में ऐसे भी केसेस आए हैं, जैसे श्रद्धा वॉलकर का केस भी है, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। सावित्री, वही मुंबई का ही केस है कि अपने फादर की उम्र के साथ वो लिव इन में रह रही है। तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी ये बहुत सारी विंडो दे देती है एक क्राइम को होने के लिए, कि एक क्राइम पॉसिबल है। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एक हाई लेवल ऑफ क्राइम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और वल्नरेबिलिटी ऑफ कोर्स एज इंडिविजुअल्स बढ़ जाती है किसी भी सिचुएशन के लिए। अब जैसे इतने केसेस हुए हैं, जैसे आपने एलिमनी के बारे में भी बोला है कि वो मैं भी बात करती हूँ। पहले मैं बात कर रही थी कि शादी में अगर एक महिला है, एक पुरुष है, पुरुष के साथ वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, कई बार फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, केसेस आए हैं सामने, चाहे फिर वो एम्बर हर्ट और जॉनी डेप का केस, और बड़ा इंटरनेशनल केस था। इनिशियली ये था कि एम्बर हर्ट विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भारत में हुआ, शिखर धवन वाला पूरा केस आया, फिर मोहम्मद शामी का केस आया। तो अगर ऐसा होता है कि घर में एक वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़ होता है, पहली बात यह है कि एज अ सोसाइटी हम समझना चाहेंगे कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एक पुरुष के साथ भी फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, उसके साथ भी मारपीट हो सकती है। अभी तक तो ये बात हो गई कि फेक रेप केसेस और इनकी बात हो गई, लेकिन मैं आती हूँ अब्यूज़ के ऊपर। मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, सोसाइटी इसको एक्नॉलेज नहीं करती है। मजाक उड़ाना कि अरे तुम अपनी पत्नी से मार खाते हो। हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती हैं इस प्रति, क्योंकि महिला तो जो अगर सिर्फ बोल दे उसको मान लिया जाता है, लेकिन पुरुष एविडेंसेस भी दिखा दे तो भी उसको सुनवाई नहीं हो पाती है या उसको समझा नहीं जाता है। तो हम तो सब पुरुषों को बोलते हैं कि भाई आपका, अगर आप किसी भी दिक्कत में हैं तो आपका सबसे बड़ा साथी जो है वो एविडेंसेस है। अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, या ये प्रूव करने के लिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप अगर सिर्फ बोलेंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, आपके सिर्फ सबूत बोल सकते हैं, तो सबूत गैदर कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो वीडियोस शेयर करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं, जहाँ पे उनको कुत्ता, कमीना, दुनिया भर की गालियाँ, उनकी माँ को, उनके पिताजी को गालियाँ, थप्पड़, कुछ भी उठाया हाथ में से मार दिया। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वो करके भेजते हैं, तो उसको सुन के समझ में आता है कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं जहाँ पे चाकू दिखा रही है वो कि मैं तेरे साथ ये कर दूँगी, ठीक है ना, और वो बाकायदा उसको पता भी है कि वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की चीज़ें
कोई भी इंसान थाने में लेकर जाता है तो वही है, पुलिस का एटीट्यूड, रवैया वही रहता है कि भाई देख ऐसा है, हम मान सकते हैं कि तेरे साथ गलत हो रहा है क्योंकि तू ये सब कुछ हमें दिखा रहा है, लेकिन अगर वो आएगी और तेरे ऊपर कंप्लेंट कर देगी तो हमारे को उसकी कंप्लेंट लेनी पड़ेगी, तेरे पास कोई कानून नहीं है। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑन मेन इन इंडिया, स्मृति, एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तो बहुत सारे लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस, आदमी हैं जो अपने ही घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा दिल को बड़ा परेशान करने वाली बात यह है कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो उनको 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो कानून है नहीं। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ एक डिवोर्स भी फाइल किया क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे, तो उधर से जो लेडी है वो दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, 125, 498 ए, डीवी, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपकी फैमिली के ऊपर भी, आपके बहन भाइयों के ऊपर भी, आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स के ऊपर भी जो है इंस्टीट्यूट कर देगी। तो डू यू रियली वांट टू टेक अ चांस? बट फिर भी हम लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि वंस यू हैव सफिशिएंट एविडेंस, प्लीज़ मूव आउट। अपने आप को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एक वायलेंट रिलेशनशिप से प्लीज़ निकालिए, क्योंकि बहुत फिर ये इंक्रीज़ ही होता जाता है, डिक्रीज़ नहीं होता है। एंड बिफोर समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हैपन्स, हम कहते हैं कि आप प्लीज़ उस रिलेशनशिप से निकल जाइए। जो भी रेपरकशंस होंगे वो देखेंगे, साथ में झेल लेंगे, लेकिन कम से कम इससे तो थोड़ी पीसफुली सिचुएशन होगी, ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं होगी।